Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Narain, your CUET educator for General Test. और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल के बारे में। और ये बैटल ना सिर्फ इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीके में आ सकती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है आपके ऋग्वेदिक पीरियड की। और ऋग्वेदिक पीरियड तो चलिए छोड़िए, हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है इस बैटल की खासियत ये है कि ये बैटल ना सिर्फ भारतीय इतिहास की बल्कि पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरे विश्व में पहली ऑर्गेनाइज्ड बैटल मानी जाती है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जिसका डॉक्यूमेंटेड बैटल अगर आप कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर में, तो अपनी तरह की पहली बैटल थी जिसमें 10 राजा एक दूसरे से लड़े थे, मतलब दे वर अगेंस्ट ईच अदर एंड दैट वाज अ बैटल ऑफ 10 किंग्स। और इसी वजह से इसको बोला जाता है 10 राजन युद्ध। 10 राजन मतलब क्या? 10 राजन मतलब 10, 10 प्लस राजन, मतलब अपन हिंदी में पढ़ते हैं 10 धन राजन। इट्स अ सिंपल थिंग, वैसे ही सिंपल से इसका कंसेप्ट है इसका कि 10 राजन इसमें इन्वॉल्व थे, इस वजह से इसको कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। और इसकी अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें दो सेजेस जो बहुत नामी गिरामी सेजेस थे उस युग के, वो भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं इतनी डिटेल में क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 10 राजन युद्ध के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि 10 राजन युद्ध बहुत जिसको आप कहते हैं ना एक लैंडमार्क, कुछ जैसे बैटल्स होती है ना, जैसे आपने बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ पानीपत सुना है, तो वो आपने अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में सुना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो वैसे ही जो एंशिएंट टाइम के अगर कुछ बैटल्स का आप नाम लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो है, एक तो वो बैटल थी जो अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ लड़ी थी, है ना, वो बहुत फेमस बैटल थी। वैसे ही ये भी बहुत फेमस बैटल है। ये महाभारत या रामायण में जो युद्ध हुआ था उससे ज़्यादा महाभारत का युद्ध ज़्यादा बड़ा था। रामायण में तो कहा जाता है कि बस वो एक आप कह सकते हैं कि अच्छाई की बुराई पे विजय थी, लेकिन जो भी वो युद्ध आप जो उसको वॉरफेयर भी मान लें आप, तो भी कहा जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन है। ठीक है, अब इसमें एक और ट्विस्ट कहानी में ये है कि उस जमाने में नाम जो थे ना वो बड़े टिपिकल से नाम होते थे, आर्केक से। तो आई हैव नोन पीपल जिन्होंने बड़ा उसमें आप कह सकते हैं ना कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और बड़ा ये इतने सिंपल सा क्वेश्चन जब मॉक में आया कि 10 राजन युद्ध सिग्निफाइज व्हाट, तो ऑप्शंस आते हैं A, B, C, D. So I have seen people actually mess up that and they were like कि 10 राजन युद्ध क्या है, तो वो they were like 10 राजन ऑप्शन है कि 10 राजन means 10 kings, the war between 10 kings. B ऑप्शन था कि 10 राजन का मतलब होता है कोई व्यक्ति थे 10 राजन जिन्होंने युद्ध लड़ा था, वो बात होती है। कोई तीसरा ऑप्शन था कि 10 राजन कोई जगह का नाम है या कोई चीज़ थी जहाँ पे जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस थी, जिसके पीछे युद्ध हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको बिल्कुल सिंपल, अभी तो आपको लग रहा है ना कि 10 राजन एंड बैटल ऑफ 10 किंग्स सेम है, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन क्या होता है, एक साइकोलॉजी रहती है हमारी कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और कोई चीज़ एकदम जिसको आप कहते हैं ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कई बार कि कोई चीज़ हमें क्लिक करे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को क्लिक कर गई है, इसमें आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। इसके साथ ये टॉपिक के साथ अपना पूरा वैदिक पीरियड जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने स्टार्ट होंगे मॉक टेस्ट, जिसमें अपन पूरे 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं या MCQs करने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो मॉक है वो अपन अलग से नहीं करेंगे, अपन पूरे जब वैदिक पीरियड करेंगे उसी में कंप्लीट करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको मालूम है एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको कोई भी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कोई पैकेज परचेज नहीं करता। एंड द रीज़न बीइंग कि हम जानते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी पढ़ाई कर ली हमने, 10th कर ली, 12th कर ली, बहुत अच्छे बोर्ड्स में नंबर आ गए, लेकिन अगर CUET में अच्छी रैंकिंग नहीं आई तो हमको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट। सो वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ वाई वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम कोई भी कोशिश या कोई भी प्रयास में कमी अपनी तरफ से नहीं रखते, अपन फटाफट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन 10 राजन युद्ध में कि ये बैटल मेमोरलाइज की गई है, कहाँ पे आती है। सबसे पहले कहाँ बात होती है इसकी बात होती है सबसे पहले 7वें मंडल में ऋग्वेद के। ठीक है, ऋग्वेद मतलब आप समझ गए कि हम बात करने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड से जुड़ी हुई ये लड़ाई है, उसी काल में ये लड़ाई लड़ी गई थी और ये 7वें मंडल में उसके बारे में इसकी में पुष्टि की गई है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। कई लोगों का ये कहना है कि भाई वो शायद 10 राजाओं से ज़्यादा राजा थे जो लड़े थे, लेकिन ऋग्वेद में उसका जो जिक्र है वो 10 राजाओं का ही है, तो हम उसको बैटल ऑफ
10 किंग्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में भी कौन सी, ऋग्वेद में भी हिम्स नंबर जो है वो 18, 33 एंड 83 में भी 4 से लेके 8 तक जो है वो इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है दैट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ नंबर हैज बीन गिवन, कि जिसमें ऋग्वेद में इसको कवर किया गया है। अब इसमें और बातें ये हैं कि इस बैटल में जो मोटे तौर पे मैं आपको बात समझाऊं कि ये बैटल आप एक तरह से कह सकते हैं कि 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, ये आप एक तरह से इसको मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं। इसमें जो एक साइड पे जो पक्ष था वो थे राजा सुदास। अब इसमें अगर हिस्ट्री अगर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू, इफ यू गो अकॉर्डिंग टू लेजेंड, तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ उससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें पूरा पढ़ना, कि राजा सुदास जो थे, अगर आपने नाम सुना होगा भारतवर्ष का, है ना, भारतवर्ष का नाम, हमारे जो कंट्री है उसका नाम नहीं, भारतवर्ष एक आप कह सकते हैं कि भारत एक काल था, एक राजा थे, उनका नाम था, उनके किंगडम में आप अगर उनका नाम आपने सुना है किंग भारत का, उन्हीं के नाम पे हालांकि ये बात है कि भारतवर्ष का नाम पड़ा, हमारे देश का नाम रखा गया, वो भरत पे नहीं रखा गया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि रामायण में जो भरत थे उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा, वो नहीं था, वो इन्हीं के जो ये भारतवर्ष के जो राजा थे भारत, उनके ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा है, और उन्हीं के ये पूर्वज, उन्हीं के ये वंशज थे। ठीक है, तो अब बात यह हुई कि किंग सुदास अपने आप में बहुत पावरफुल राजा थे, बहुत जिसको बोलते हैं बड़े प्रतापी राजा थे, बड़ा उनका नाम था, बड़ा उनका ये कह सकते हैं आप, बड़ा उनका जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, सब कुछ था। और उसमें क्या था, उनके एक गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र का आपने नाम सुना है कि बहुत फेमस सेज थे। विश्वामित्र का नाम आपने मेनका के कंटेक्स्ट में सुना है, विश्वामित्र का नाम आपने रामायण के कंटेक्स्ट में सुना होगा कि जब वो सीता जी का स्वयंवर में राम जी जाते हैं तो वो विश्वामित्र जी की भूमिका रहती है वहाँ पे, है ना। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैटल ऑफ 10 किंग्स में विश्वामित्र का क्या रोल है। अब इसमें यह है कि विश्वामित्र रहते हैं और उनके राजा के आप कह सकते हैं कि पुरोहित रहते हैं, राज पुरोहित रहते हैं, एक तरह से सेज रहते हैं, और बहुत सारे उनके मतलब उनके जिसको आप कहते हैं ना, उनके निर्देश में तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन उनके कमांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी किंग सुदास हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत उनका वर्चस्व जो है वो कायम होता है, बहुत बड़ा वो अपना राजपाट बढ़ा लेते हैं, बहुत कुछ वो होता है और बहुत सारी जगहों को एनेक्स कर लेते हैं और बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में उभरते हैं। तो अब विश्वामित्र का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल उसमें रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वर्चस्व बढ़ता है, जैसे जैसे पावर बढ़ता है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, तो राजा सुदास ये मानने लगते हैं कि वो सब कुछ उन्होंने अपने आप किया है और वो विश्वामित्र को एक तरह से साइड लाइन करने लगते हैं, साइड ट्रैक करने लगते हैं। ठीक है, तो अब थोड़े दिन तक तो विश्वामित्र जो रहते हैं वो ठीक रहते हैं कि ठीक है राजा हैं, क्या बोल सकते हैं, चलता है। तो वो थोड़ा बहुत तो वो इस चीज़ को, अपनी जो अवहेलना है उसको वो बर्दाश्त करते हैं और चलने देते हैं काम जैसे तैसे। लेकिन राजा सुदास जो थे वो धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं, वो बिल्कुल ही ओवर स्टेप करने लगते हैं और बिल्कुल ही पूरी तरह से विश्वामित्र को निगलेक्ट करने लगते हैं। तो अब उसमें बात ये होती है कि जब वो निगलेक्ट करने लगते हैं तो वहाँ तक भी अब धीरे बात जो है वो विश्वामित्र को खटकना चालू होती है और उनको लगता है कि ये तो सब मैंने कराया था और मेरे नेतृत्व में चीज़ें हुई थी और राजा जो हैं वो तो मेरी कोई भूमिका ही नहीं मान रहे, अब उन्होंने तो बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया, ये सिरे से मुझे किनारा कर दिया। तो इससे उनके जो एक आप कह सकते हैं कि उनके आत्मसम्मान को बड़ा घात पहुंचता है और वो थोड़े से विश्वामित्र के बारे में वैसे भी कहा जा सकता है कि वो थोड़े से जेलस थे, वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी फैक्टर ऑफ जेलसी भी थी और फैक्टर ऑफ जिसको आप कहते हैं ना कि ईगोइस्टिक भी थे और गुस्से वाले भी थे थोड़े से। तो वो चीज़ें उनके अंदर बड़ी घर करने लगती हैं। फिर चलिए जैसे तैसे काम चलता रहता है। तो उसी टाइम पे पुरोहित, एक और पुरोहित थे, एक और सेज थे जो बहुत बड़ा नाम था सेज वशिष्ठ का। ठीक है, वो आ जाते हैं पिक्चर में। अब क्या होता है कि सुदास जो हैं वो वशिष्ठ के ज़्यादा निकट होते चले जाते हैं। तो ये बात जो है विश्वामित्र को खटकना चालू होती है। चलिए चल रहा था, फिर भी अब उनको लगा कि मैं तो फिर भी राजपुरोहित हूँ, मेरी जगह तो ये क्या लेगा। लेकिन हुआ क्या कि एक बार राज दरबार लगा हुआ था और पता चला विश्वामित्र को कि राज दरबार लगा हुआ है और उनके आसन पे, उनकी जगह पे वशिष्ठ बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ से एकदम वो आग बबूला हो गए, जिसको कहते हैं ना कि वो वहाँ गए और भड़कते हुए वहाँ गए और उन्होंने बिल्कुल राजा के सामने जाके कहा कि हे राजन, आपने मेरा ऐसे ऐसे आपने मेरा किया और मैंने आपका इतना साथ दिया और मैंने आपके नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में आपने इतनी जंग जीती और आपने अपना इतना वर्चस्व कायम किया और आपने इतना अपना विस्तार किया अपने साम्राज्य का और आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। तो इस बात से क्या हुआ कि राजा थे तो राजा का भी ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि क्या किया, उन्होंने बड़े उससे में भड़क के उन्होंने वो
विश्वामित्र को वहां से सभा से निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब वो निष्कासित कर दिया तो वो क्या हुआ कि विश्वामित्र को कहीं ना कहीं उस चीज की बड़ी फांस जो है वो चुभ गई। तो अब हुआ ये कि छोटे छोटे राज थे आसपास, ठीक है, राजा सुदास के जो राज था वो तो बहुत बड़ा था, उनके आसपास छोटे छोटे और राज थे, तो तकरीबन 9-10 राज और थे। तो अब उन लोगों को क्या था, ये 9-10 राज जो थे उनको खतरा ये था कि ऐसा ना हो कि कभी क्योंकि सुदास जो थे वो तो बहुत ज्यादा प्रतापी थे ना, और एनेक्सेशन तो चल ही रहा था, अब तो वो काल तो आ ही गया था जिसको अपन बोलते हैं कि वो पावर की जो कुर्सी की या सत्ता की जो भूख थी वो आ ही गई थी। तो उनका ये था कि ऐसा ना हो, इन लोगों को डर था, छोटे छोटे जो राज थे, कि ऐसा ना हो कि सुदास कभी हम सब पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो उनके बीच में डर तो था। उस डर को कैपिटलाइज किसने किया, विश्वामित्र ने, और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और वो तो ऐसी योजना बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है। उन्होंने कहा कि देखो किसी एक राज के तो बस की है नहीं सुदास से लड़ना, है ना, किसी एक राजा के बस की नहीं है कि वो सुदास से जाके लड़ सके या विजय हो सके, विजय होना तो सवाल ही नहीं उठता, लड़ भी नहीं सकते उनसे। तो अब ये करते हैं कि जैसे आप एक एक लकड़ी को साथ में मिला के गठरी बना देते हैं तो मजबूत हो जाती है, वैसे ही आप सारे जो छोटे छोटे राज हैं वो आपस में साथ में आइए, 10 के 10 राजा, और फिर जाके अपन साथ में जो है वो मुकाबला करते हैं सुदास का, तो फिर अपने जो चांसेस हैं वो फेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये विश्वामित्र ने कहा। अब इसमें आप जो रीजन बना वो बना कि पर्शनी नदी जो थी, रावी नदी आज के टाइम पे जो कहते हैं, रावी नदी उस एरिया से बहती थी और उसके पानी के बंटवारा जो था वो एक आप कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज अगर आप बोलेंगे तो इमीडिएट कॉज जो है वो ये बना। लेकिन ये जो इमीडिएट कॉज है, हमेशा कोई भी आप वॉरफेयर देख लेंगे तो आप देखेंगे कि इमीडिएट कॉज जो होता है वो सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी जो घटनाएं होती हैं या बहुत लंबी स्ट्रिंग ऑफ रीजंस होते हैं जो कि आप कह सकते हैं एक साथ होते 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 साथ में आते आते तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो रीजंस हैं वो एक साथ कैपिटलाइज हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो एक इमीडिएट रीजन जो है वो कारण बन जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो वर्ल्ड वॉर में भी आपने पढ़ा होगा कि उसका जो इमीडिएट कॉज बोला जाता है वो कहा जाता है कि भैया वो जो ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड थे उनका जब मर्डर हो गया था तो उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, है ना। बट दैट कैन नॉट बी द ओनली रीजन कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आ गई वर्ल्ड वॉर लड़ने, ये तो नहीं हो सकता। वो इमीडिएट कॉज जरूर हो सकता है। वैसे ही इमीडिएट कॉज जो यहाँ पे था वो पार्शनी नदी का पानी का बंटवारा बना, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी अगर आप देखेंगे, मतलब बैकग्राउंड में जो चीजें हुई अगर आप वो देखेंगे तो उसका कारण क्या था। उसका कारण एक तो ये था कि वो 10 जो छोटे छोटे से राज थे उनको ये डर था कि सुदास हमको कैप्चर कर लेगा, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और दूसरा रीजन था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे के आमने सामने थे। विश्वामित्र को बदला लेना था एक तरह से सुदास से अपने अपमान का, और उसमें वशिष्ठ क्योंकि सुदास की टीम को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे वशिष्ठ, तो उनको एक तरह से वशिष्ठ को भी नीचा दिखाना था, है ना। तो अपना पर्सनल अल्टीरियर मोटिव भी उसमें इन्वॉल्व था। ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन इसको पढ़ना चालू करते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि पार्शनी नदी के किनारे हुआ है ये, ठीक है, रावी जो पंजाब में है आज की डेट में। उसके अलावा इस बैटल में सम ऑफ द पावरफुल पुरू ट्राइब्स क्रिएटेड एन अलायंस विद अदर ट्राइब्स फ्रॉम द इंडिया एंड पर्शिया। अब इसमें ये हुआ कि पुरू ट्राइब्स, पुरू राज की बात हो रही है, तो उसमें पर्शिया की और इंडिया की ये दोनों ट्राइब्स थी। मतलब ये जो 10 राजाओं की बात हो रही है ना, आर्यंस और नॉन आर्यंस, इसमें वो सारे के सारे जो एरिया के लोग थे, सारे के सारे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो सारे एक साथ आ गए थे और वो इंडिया और पर्शिया दोनों के ही थे, ठीक है। और ये रॉयल सेज विश्वामित्र ने इनको गाइड किया उसमें। एंड दिस आर्मी केम ऑन द अपोज द भारत किंग सुदास, जैसे मैंने कहा भारतवर्ष के जो राजा थे सुदास, उनके अगेंस्ट उनको ये लड़ाई लड़नी थी। हु वाज आल्सो डिसेंडेंट ऑफ पुरू डायनेस्टी, जो कि पुरू डायनेस्टी के राजा थे। और बाद में फाइनली होता ये है कि पुरू डायनेस्टी के राजा ये 10 के 10 जो रहते हैं किंग, जो पुरोहित वशिष्ठ रहते हैं, जो सेंट वशिष्ठ रहते हैं, उनकी आर्मी जो है वो जो लीड करती है राजा सुदास की आर्मी को, वो फाइनली विश्वामित्र के पूरे 10 राजाओं का जो कॉन्फेडरेशन है उसको हरा देती है, पराजित कर देती है और उसको सबको वो एनेक्स कर लेते हैं फाइनली। और फिर वहां से स्थापना होती है कुरु वंश की या कुरु डायनेस्टी की, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। सुदास डिफीटेड देम ऑल एंड कैप्चर्ड ऑल द ऋग्वेदिक ट्राइब्स। तो उस समय पे जितनी ऋग्वेदिक ट्राइब्स थी उन सबको सुदास जो है वो क्या करते हैं, वो सबको कैप्चर कर लेते हैं और फाइनली सबके पूरे उस क्षेत्र के वो राजा बन जाते हैं। उनका साम्राज्य जो है इतना ज़्यादा व्यापक हो जाता है और फाइनली वो ऋग्वेदिक टाइम के सबसे बड़े राजा के तौर पे उभरते हैं, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कॉन्फेडरेट किंग्स इन्वॉल्व इन दिस वॉर इज एक्चुअली स्लाइटली ओवर 10। जैसे मैंने कहा आपको कि वैसे कहा जाता है कि 10 से ज़्यादा ही थे, लेकिन
मतलब अगर आप बाकी स्क्रिप्चर्स देखते हैं तो कहा जाता है कि 10 से ज़्यादा थे, लेकिन ऋग्वेदा में 10 की ही बात हुई और हम वही 10 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो आपको सिर्फ पता हो यही बहुत है, ठीक है। कि अगर कहीं आ जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हो, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जो चीज़ें बतानी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ चीज़ें हम सुदास के बारे में और समझेंगे क्योंकि इनकी जो फैमिली लेगेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आगे तक भी आपके काम आएगी। मतलब महाभारत के युद्ध में भी आपने कुरु डायनेस्टी की बात होती है, आपको मालूम है ना, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं की, किंग सुदास की ही आप कह सकते हैं 15वीं पीढ़ी थी वो, जिसने जाके फिर फाइनली महाभारत का युद्ध लड़ा जिसमें कौरव पांडव की बात आती है, ठीक है। तो ये वो डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ डायनेस्टीज जो हैं वो मेंशन की जा गई हैं जो ऋग्वेद में है, और वो कौन सी हैं? वो हैं, पहला तो किंग सुदास बोल दिया मैंने, जो कि पावरफुल किंग देवोदास के बेटे थे, जिनको पिजावन भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा जो नाम बोला जाता है इनका, जो ही वॉज अ सन ऑफ, नाम लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, वज्र यश्वा, ठीक है। वज्र यश्वा के सुपुत्र माने जाते हैं ये, और इनको आप कह सकते हैं कि ये जो है इनको एक तरह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग राजा के तौर पे जानते हैं, ठीक है। इनके पुत्र रहते हैं, इसके अलावा इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुरु डायनेस्टी के रहते हैं। इनको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनको जो कवर किया जाता है या प्रोटेक्शन है वो इंद्र के द्वारा मिला हुआ था। इनके बारे में जो बात की गई है वो ऋग्वेद में की गई है। इनके जो पुत्र थे उनके बारे में बात जो है वो कौष्टकी उपनिषद, कौष्टकी ब्रह्मणा में की गई है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक और इम्पॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है कि धन्वंतरी के परिवार से हैं ये, मतलब धन्वंतरी का ट्राइब, अगर आपने धन्वंतरी का अगर परिवार आपने सुना है तो धन्वंतरी, मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने वेदों की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ सेजेस के नाम बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसमें हमने पतंजलि का, पनिनी का, धन्वंतरी का, इनके भृगु का, इनका नाम हमने डिस्कस किए थे। और हमने क्या बात की थी कि धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेदा के जिसको आप बोलते हैं उसके, आप आज भी धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदा के गॉड माने जाते हैं हमारे यहाँ, अगर आप माने तो उनके परिवार से आए थे, उनके परिवार का ये हिस्सा थे, उनके ये वंशज थे। और ये इन्होंने एक बैटल लड़ी थी जो इन्होंने लड़ी थी संबरा के साथ, और वो बैटल बहुत ही फेमस बैटल है और उससे देवदास का नाम जो है वो जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक और बात है कि इनको जब आप कह सकते हैं कि स्वयंवर हुआ था ना, तो ये दशरथ ने इनको, जो थे राजा दशरथ मतलब राम जी के पिता जो थे, उन्होंने इनको बुलाया था उसमें स्वयंवर में। क्यों बुलाया था? क्योंकि सुमित्रा जो थी, जो लक्ष्मण जी की माता जी थी सुमित्रा, दशरथ की पत्नी सुमित्रा, उनके ये छोटे भाई थे। तो आप इनका खानदान का जो लीनियज है वो आप समझ गए कि कितना प्रतिष्ठित खानदान था, कितने प्रतिष्ठित परिवार से थे, कितना क्या लीनियज था इनका, एग्जैक्टली। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि अब ये होता है कि इन्होंने संबरा, और एक और बात थी, संबरा नॉन आर्यन किंग था, ठीक है। बहुत लंबी इसकी बैटल चली थी, और संबरा और देवदास, अगर आपने संबरा का नाम सुना है, बैटल विद संबरा, तो आप उसमें देवदास का नाम लेंगे, ठीक है। एम्पायर, इनका जो रीजन था वो कहाँ तक था? पंजाब में था। और इनको ज़्यादातर जो वेजिंग, जो सबसे बड़ी आप प्रख्यात अगर किसी चीज़ के लिए तो यही है, और इनको जो ख्याति मिली वो उस बैटल में, संबरा का जब इनने वध किया, जब उसको मार दिया और उसका पूरा साम्राज्य जो है वो उस पर अपना सिक्का जमा लिया, इस वजह से उनको जाना जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सुदास का मैं आपको बता दूं कि कैपिटल सिटी जो थी वो सरस्वती नदी पे थी, ठीक है। अब इसमें ही इनहेरिटेड द किंगडम फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रेटली एक्सपेंडेड इट। बहुत प्रतापी राजा थे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनकी जो आप कह सकते हैं पंजाब के एरिया में उनका जो पूरा आप साम्राज्य था, सरस्वती नदी के किनारे भी था, और उन्होंने ये सब कुछ जो है अपने पिता से और अपने दादा से उन्होंने इनहेरिट किया, और जितना उन्होंने इनहेरिट किया उतना ही उन्होंने उसको बढ़ाया। बहुत बहुत कुशल राजा माने जाते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं सुदास, और उन्होंने बहुत एक्सपैंड किया अपना जो उनका किंगडम था उसको। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द स्पिरिचुअल मेंटरशिप ऑफ द लेजेंडरी सेज वशिष्ठ। जैसे कि मैंने कहा कि जब विश्वामित्र उनकी लाइफ से चले गए, विश्वामित्र उनका राजघराना छोड़ के चले गए, उसके बाद वशिष्ठ ने उसकी जगह ली, और वशिष्ठ ने उनका बहुत साथ दिया, और वशिष्ठ के नेतृत्व में उनका साम्राज्य बहुत दिन दुगनी रात चौगनी उसने तरक्की की, ठीक है, और विस्तार किया।
उसके बाद आप कह सकते हैं he alienated all the neighborhood kingdom surrounding him. After years of subjugation, a group of roughly dozen or 10 Dash kings and chieftains, Rajanya, formed a confederacy to combine their strength to defeat King Sudas once and for all. तो और हुआ क्या कि बाद में जैसे मैंने कहा कि बाकी जो 10 राज थे वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक राजा का क्योंकि सिक्का जम गया था तो बाकी सारे लोग जो हैं वो एक तरह से हीन भावना का भी शिकार हो गए थे, आसपास के जो राजा थे वो भी, और उनको डर भी था, भय भी था कि हमारे ऊपर ये कब्जा कर लेगा। तो फाइनली उन्होंने ये सोचा कि भैया हिम्मत करते हैं, है ना, अकेले के तो किसी के बस की नहीं है इसको हराना, तो अपन सारे के सारे 10 मिल जाते हैं और फिर अपन अपनी आर्मी लेते हैं और फिर अपन इस पर चढ़ाई कर देते हैं, शायद ऐसे में अपना कोई चांस बने और शायद अपन जीत जाएं। और ऊपर से उनको चढ़ाने वाले कौन आ गए? उनको चढ़ाने वाले आ गए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने कहा कि हाँ वो तो बिल्कुल खत्म कर सकता है आपके राज को, अगर आपने नहीं किया तो बिल्कुल चढ़ाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज हुई थी। अब इसमें अपन बात करते हैं आगे की बाकी जो 10 राजा हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो एलिनास है, सजेस्ट किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, ठीक है, और ये मेंशन किया गया है ये एक चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे या चाइनीज़ आप कह सकते हैं उस ज़माने में कोई आए थे जो ट्रैवलर, जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स उस टाइम पे बहुत आते थे, मतलब बाद की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा आए, लेकिन उस टाइम के आप बोल सकते हैं। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसके बारे में जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे ह्यूसन थांग, उन्होंने किसके बारे में बात की है? तो उन्होंने एलिनास की बात की है, ठीक है। अब भृगु की बात करते हैं। ये डिसेंडेंट थे आपके एंशिएंट कवि भृगु के बारे में मैंने आपको बताया था। अगेन मैंने अभी आपसे जस्ट अभी बात की मैंने आपको भृगु की। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम भृगु का नाम लेते हैं, ठीक है। मतलब आपने भृगु ने बहुत फेमस भृगु शास्त्र जिसको आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना इन अ वे आप कह सकते हैं एकदम द बाइबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस, तो वो भृगु ने किया था। और उसकी जो स्थापना थी आप एक तरह से एस्ट्रोलॉजी की या कॉस्मोस स्टडी की, वो शुरुआत जो है भारत में भृगु ने की और ये उसके परिवार से आए थे और रिलेटेड थे कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अथर्ववेद, ठीक है, अंगिरस का। अब भलनास थे जो कि थे बोलन पास एरिया के। बोलन पास एरिया आप अगेन समझते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान एंड दैट पर्टिकुलर द नॉर्दर्न फ्रंटियर एरिया, ठीक है। वहाँ से आर्ग्यू किया जाता है कि वहाँ वो बोलन पास में रहते थे। तो ये तीसरा नाम आ गया भलनास का। पांचवा नाम आ गया द्रह्यूस का, जो कि अलाइन करते हैं अपने आप को गंधारी से, लेटर एज में कहा जाता है उनको। फिर मत्स्य का आ गया जो कि ऋग्वेद में आता है, पर लेटर कनेक्शन जो है उनका वो कहा गया कि भैया सल्वा किंगडम से रिलेटेड थे ये, है ना। मत्स्य डायनेस्टी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आगे जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मत्स्य डायनेस्टी के ऊपर भी काफ़ी बातें होती हैं। इसके बाद परसू की बात होती है जो कि कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एशियन पर्शियन से। मैंने जैसे कहा था कि एंशियंट और इंडियन इंडियन और पर्शियन ट्राइब्स थी छोटी छोटी जो कि साथ में आई थी, तो ये एक तरह से एंशियंट पर्शियन से रिलेटेड थे। पुरुष जो थे वो मेजर ट्राइबल कॉन्फेडरेशन था ऋग्वेदा का, ठीक है। और पनीस जो थे, अगर आपने इनका नाम सुना होगा पनीस का, तो मैंने आपको बताया था कि सिंथियंस से इनका नाम जुड़ता है, पहली चीज़ तो। और दूसरी बात ये जो अगर आप सिंथियंस से नाम जोड़ेंगे तो आपको मालूम है जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में आपने सिंथियंस का नाम ज़रूर सुना होगा। एंशियंट ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नाम होता था जो मिडिल ईस्ट से जो ट्रेडिंग होती थी स्पेशली उसमें। और पनीस का नाम हमने उसमें भी डिस्कस किया था जब ऋग्वेदा में जो गवाष्ठी वगैरह में जब हमने डिस्कशन किया था कि पनीस से वो लोग बड़ा दिक्कत रहती थी क्योंकि उनके जो कैटल्स थी, गाय वगैरह थी, वो ले जाते थे और फिर इस वजह से जो वॉर्स हैं वो नॉर्मली वेज होती थी, ठीक है। और अनु की बात अगर हम करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया नहीं पता है, पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं पाशनी नदी के ही तट पे या उसी के डेल्टा के आसपास कहीं ये बसते थे, ठीक है। अब अगर अपन बात कर लें कि दीज किंग्स दो सम आर डिस्क्राइब्ड एज आर्यंस वो एक्चुअली फॉलन आर्यंस, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस, तो 5 जो नॉन आर्यंस थे वो तो नॉन आर्यंस खैर थे ही, लेकिन जो आर्यंस थे वो भी आप कह सकते हैं कि वो फॉलन आर्यंस थे या रिबेलियन थे एंड मटेरियलिस्टिक किंग्स हु हैड गिवन अप द स्पिरिचुअल पाथ एंड वर कॉन्कर्ड बाय द किंग सुदास। फाइनली इनको बाद में क्या हुआ कि किंग सुदास का एक और मोटिव ये था कि वो पूरे के पूरे बेल्ट में ना सिर्फ अपना साम्राज्य या अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, बल्कि वो ये भी चाहता था कि आर्यन सभ्यता जो है वो फ्लरिश करे। वो आर्यंस की जो इसको आप बोलते हैं ना आइडियल्स को वो अपस्टैंड करना चाहता था और वो चाहता था कि जितना भी वहाँ पे हो, जितने भी राजा हो, वो सब आर्यंस पद्धति आर्यंस आइडियल को वर्शिप करें और आइडियल्स को माने, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल्स को माने और आर्यंस का विस्तार हो, आर्यन सभ्यता का विस्तार हो, ठीक है। दैट वेरी थॉट एंड दैट वेरी प्रोसेस वो उसको प्रोपोगेट भी करना चाहते थे।
तो देयर वाज अ डीजनरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल किंगडम इन एरिया ऑफ इंडिया एंड वॉर्स हैड टू बी फॉट इन ऑर्डर टू रीस्टैब्लिश द स्पिरिचुअल आर्यन कल्चर इन दीज एरियाज। तो ये जो राजा थे जो कि नॉन आर्यंस थे, वो तो खैर इसमें मानते नहीं थे सभ्यता में, लेकिन बाकी जो राजा थे, मतलब जो आर्यंस थे भी, तो वो आर्यंस राजा थे जो कि उस मार्ग से हट गए थे और स्पिरिचुअल कोर्स उन्होंने अपना छोड़ दिया था। तो फाइनली जब ये एक और कारण था कि भैया अपना जो वो है, आपको क्या आपको वर्चस्व स्थापित करना है, राज पे वो करना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको आर्यन कल्चर को भी रीस्टैब्लिश करना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना है। आपको जो एक तरह से आप कह सकते हैं अराजकता आ गई है, वो अराजकता खत्म करना भी उनका मकसद था। वो यूनिफिकेशन करना चाहते थे उस पूरे एरिया का। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजंस। अब ये बैटल कहाँ लड़ी गई, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। This war was started on the banks of Parshni Ravi river and it spans for many years between Puru and भारत। और ये नदी क्योंकि बैटल ऑफ 10 किंग्स थी, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल कोई साल 6 महीने में तो हो नहीं गई थी, बहुत लंबे टाइम तक चली थी, बहुत लंबे टाइम तक चली थी, कई हफ्तों तक, महीनों, सालों तक चली थी। और अपने आप में आप कह सकते हैं कि ये बैटल सबसे ऑर्गेनाइज्ड बैटल थी। बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना आपसी, मतलब कोई स्टोन और वो ऐसे कोई भाले और तलवार से लड़ी जाने वाली या सिर्फ पैरों पर लड़ी जाने वाली बैटल नहीं थी। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि बहुत एडवांस वॉरफेयर था, मतलब इसमें चैरियट का इस्तेमाल हुआ था, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें घुड़सवारों का इस्तेमाल हुआ था, इसमें बहुत सारे जो एडवांस्ड वॉरफेयर या सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था उस जमाने के हिसाब से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, सुदास एंड हिज आर्मी वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब पुरु और भारत के बीच में चली, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि जब एक कहावत है अंग्रेजी में, अगर आपने सुनी हो, कि हेवन फेवर्स द ब्रेवेस्ट, है ना, जो ऊपर वाला, अगर जो आदमी बड़ा ब्रेव होता है या ब्रेवरी से लड़ता है, तो ऊपर वाला या जिसको आप कहते हैं कि पूरा नेचर या पूरा कॉस्मॉस भी मिलके उसकी सहायता करता है, वो एक चीज़ यहाँ पे भी थी। अब क्या हुआ कि रावी नदी को जब जो पार करने की बात आई, तो रावी नदी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उफान में थी, या रावी नदी को पार करना बड़ा मुश्किल कार्य था। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि सुदास और उसके आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा, मैनेज टू क्रॉस द पार्सुनी रिवर सेफली वाइल। उसके बाद क्या हुआ था कि एक टाइम आया जब ऐसा लगा कि सुदास जो हैं वो थोड़े से फीके पड़ रहे हैं, शायद नहीं जीत पाएंगे, बाकी 10 राजाओं का जो कॉन्फेडरेशन है उन पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि रावी नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, उनको रिट्रीट करना पड़ रहा था, पीछे जाना पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी, वशिष्ठ ने उनकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि वो आराम से जो उनकी आर्मी है और वो पार्शनी नदी क्रॉस कर गए। ठीक है, कर गए, उन्होंने जिस भी तरह से वो की होगी, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी उस टाइम पर रही होगी, उन्होंने पार्शनी नदी क्रॉस कर ली। जबकि उनके अगेंस्ट में जो 10 राजाओं की जो कॉन्फेडरेशन थी, उनके साथ क्या हुआ कि जब वो इसको परस्यू करने लगे, जब वो कोशिश करने लगे इसको पार करने की रावी नदी को, तो क्योंकि उफान पे थी रावी नदी, फ्लड आए हुए थे, बाढ़ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा उफान पे थी, कई महीनों, कई हफ्ते, कई साल में चली ये लड़ाई, तो ऑब्वियसली उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो जब उसको पार करने लगे एकदम, जिसको पीक बारिश में या पीक बरसात में बोलते हैं, चीज़ें दिक्कत हुई, तो उन्होंने जो सुदास की जो आर्मी है उसने उनको घेर लिया। ठीक है, और हुआ ये कि जब वो पार करने लगे, ये लोग 10 राजा की जो पूरी आर्मी थी, तो उसमें या तो आधे से ज़्यादा जो उनके सिपाही थे वो फ्लड में बह गए, ठीक है, या फिर उनकी जो सुदास की आर्मी थी, जब वो बिल्कुल अपने वीकर सेल्फ पे थे, बिल्कुल वीकर पॉइंट पे थे, जो आर्मी थी स्ट्रगल कर रही थी कि किसी तरह वो इस पार आ जाए, उस टाइम पे इन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, यू स्ट्राइक इट व्हेन इट हिट्स द हार्डेस्ट, राइट, तो वो बिल्कुल हिट किया उन्होंने जब वो हार्डेस्ट हिट करता, और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया और वहीं पे उनकी आर्मी को नस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया। ठीक है, तो काफी बड़ा जो बैटल है वो सिर्फ रावी नदी को क्रॉस करने में ही जीत गए थे वो, है ना, उनका सिक्का जो है, उनका जो पड़ना है उसी में भारी हो गया था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सुदास के आर्मी के मैन ने, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ट्राइंग टू परस्यू वर स्कैटर्ड बाय द फ्लड एंड ईदर ड्राउन्ड और वर स्लॉटर्ड बाय सुदास's men. Later on he had to fight अजा, श्रृगु एंड यक्षस। ये बाद की बात है, ठीक है, ये 10 किंग्स के अलावा की बात है, जिनको उन्होंने यमुना नदी के तट पे लड़ाई की थी और उनको भी सबको मार गिराया था। ये सुदास की बात हो रही है कि उन्होंने बाद में 10 आर्मी के अलावा 10 किंग्स को तो उन्होंने रावी नदी के तट पे गिराया था मार, और बाकी जो थे बचे थे, बाकी लोगों से जिन्होंने उनसे बाद में आके, जिन्होंने कहते हैं ना कि आप उनने सामना किया उनका, उसमें से अजा, शिग्रु एंड यक्षास थे, जिनको उन्होंने यमुना नदी के तट पे मार गिराया था। ठीक है,
अब अगर हम आउटकम ऑफ द बैटल डिस्कस करते हैं कि आउटकम क्या रहा बैटल का, तो सबसे बड़ी बात थी कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हमें एक तो ये बात पता चलती है इस बैटल से कि ये अपनी तरह की पहली बैटल थी जो कि रिकॉर्ड की गई हिस्ट्री में। ठीक है, आपको ये भी कह सकते हैं आप कि ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर की इतिहास में ये पहली बैटल थी, ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे इतिहास की, और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आउटकम अगर हम डिस्कस करते हैं इसका, तो हमें ये मालूम है कि उसने इंसुदास ने पूरे के पूरे जो कॉन्फेडरेसी थी 10 राजाओं की उसको मार गिराया था, हटा दिया था। बहुत सालों तक क्योंकि ये बैटल चली थी, तो जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। लाखों की, हज़ारों की तादाद में, संख्या में लोग जो थे वो उन्होंने अपना जान जो है वो गंवाई थी। और दोनों ही साइड पे, ऐसा नहीं है कि सुदास की जो आर्मी थी उसमें नुकसान नहीं हुआ था, जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं मार भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा वीकन हुए थे। लेकिन बाद में खैर सुदास ने क्योंकि पूरी की पूरी टेरिटरी पे ही आप कह सकते हैं एक तरह से कब्जा कर लिया, तो फिर वो तो उन्होंने बैलेंस कर लिया, लेकिन जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं कि अगर ये कब हुई है बैटल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें स्कॉलर्स के अपने अपने मत हैं। मतलब इसमें किसी भी एक चीज़ पे सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, हाइपोथेसिस हैं सबके। कुछ लोग कहते हैं कि 3000-4000 BC में हुई थी, कुछ लोग कहते हैं एग्जैक्टली 2350 BC, कुछ कहते हैं 5500 BC। ठीक है, तो इसके मामले में अगर आप बात करते हैं तो कोई भी एक स्थापित डेट सामने नहीं आई है, अभी तक भी नहीं आई है। हिस्टोरियंस पूरी दुनिया के, स्कॉलर्स पूरी दुनिया के एक आकलन नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, एक आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूसिव रिजल्ट में नहीं आ पाए हैं, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात हम पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी। इंपॉर्टेंस एक तो ये हम जो पढ़ेंगे वो तो ठीक है हम अपने लॉजिक से समझते हैं। पहली बात तो ये थी कि इसमें आपका आर्यंस का जो कल्चर था वो दोबारा से रीस्टैब्लिश हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कुरु डायनेस्टी, आगे चल के कुरु डायनेस्टी की स्थापना हुई जिसने आगे चल के महाभारत का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आपको मालूम है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का जो युद्ध था ये, तो एक तरह से उनके बीच का भी युद्ध आप इसको कह सकते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र का, तो उसका एक एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी वजह से आया ये। चौथी बात अगर हम बात करते हैं तो अपनी तरह का पहला वॉरफेयर था। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जिसको भाला और जिसको बोलते हैं ना पत्थर स्टोन भाले से लड़ाई नहीं हुई थी। वॉरफेयर था जिसमें इन्फेंट्री, मतलब पूरी जो घुड़सवार थे वो थे, चैरियट्स थे, हाथी थे, सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर के जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है इसकी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपको जैसे मैंने कहा कि आर्यन जो सभ्यता है, ऋग्वेदा में जो चूँकि इसका जिक्र हुआ है, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत प्राचीन टाइम की बात है और उस टाइम पे भी इतनी एडवांसमेंट सोसाइटी में थी और इतनी एडवांस्ड हमारी सोसाइटी थी कि पूरा जो फर्स्ट बैटल है, जो रिकॉर्डेड बैटल है, वो हमारे यहाँ लड़ी गई थी। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर द वेरी बैड थ्रोट एंड द लंग इन्फेक्शन, बट आई रियली कांट हेल्प इट। The Battle of 10 Kings और the 10 राजने वॉर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल। अपने तौर पे दुनिया की पहली रिकॉर्डेड बैटल मानी जाती है ये। इट इज़ द पॉइंट 1। इसके अलावा नियोलिथिक स्टिक से नहीं लड़ी गई थी, अगेन वही कि प्रिमिटिव तौर तरीक़ों से लड़ी नहीं गई थी ये बैटल। आप इसमें कह सकते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड बैटल थी, पूरी ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर था जिसमें इन्फेंट्री, आर्चर्स और एलिफेंट्स दोनों का इस्तेमाल किया गया था। दिस इज़ पॉइंट 2। इसके बाद ये कहा जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स होने के बाद क्या हुआ कि लोगों में बड़ी भय की स्थिति आ गई थी। जो वहाँ के आसपास के छोटे राजा थे और भी जो साम्राज्य थे उनमें बड़ी भय की स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात हो रही है, तो जितने भी छोटे राज थे उन्होंने अपना राजपाट जो है सब त्याग दिया और वो फाइनली अपनी जान बचा के वो भाग गए ईरान की तरफ। ठीक है, ईरान और ईरान से बियॉन्ड, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न फ्रंटियर। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसके बारे में इसका हमें पुष्टि होती है ऋग्वेदा से और 7वें मंडल में ही उसकी बात हुई है, 18, 9वें, 33वें और 83 पे। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसको मिस इंटरप्रेट किया इस बैटल को, और उन्होंने कहा कि इन्वेजन जो है नोमैडिक पीपल कॉल्ड आर्यंस रादर देन सिंपली, और उन्होंने जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं या वेस्टर्न थिंकर्स हैं सॉरी, उनकी सोच इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। उनका ये कहना है कि भैया ये जो है ये आर्यंस नॉन आर्यंस के बीच का वॉर है, और ये मात्र उन्होंने कहा कि जो नोमैडिक ट्राइब है आर्यंस की, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये लड़ाई लड़ी, पर इसके और भी बहुत सारे कारण थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंडियन साइड ऑफ थिंकिंग या इंडियन स्कॉलर्स की या इंडियन हिस्टोरियंस के इस पे मतभेद हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स के साथ। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड द वैदिक आर्यंस वे ऑफ लाइफ।
और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए मानी जाती है क्योंकि संस्कृत वर्ड जो है आर्या जो कि इंग्लिश आर्यन है, वो रेशियल कनोटेशन इन द वेदास, इट इज टर्म ओरिजिनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द पुरु भारत डायनेस्टी। आप कह सकते हैं कि जब आर्यंस की बात हुई तो आर्यंस अपने आप को नोबल ट्राइब मानते थे, है ना। आर्या अपने आप को बहुत नोबल ट्राइब मानते थे और वो भले ही रेशियल वो नहीं थे, मतलब पहले किसी तरह का वर्ण सिस्टम नहीं था जब वो आए, लेकिन बाद में एक चीज़ ज़रूर थी कि दास या दासत्व का जो परंपरा थी वो ज़रूर थी, क्योंकि उनका जो स्किन का कलर था उससे वो फ़र्क ज़रूर करते थे कि जो पहले से रहने वाले लोग थे, जो पहले से इनहेबिटेंट्स थे, उनका जो स्किन का कलर था वो डार्क था और ये जो थे बहुत गोरे चिट्टे से थे, तो ये समझते थे कि इनको ये थोड़ी सी सुपीरियर रेस अपने आप को मानते थे, ये चीज़ थी, ठीक है। लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या वर्ण क्लास के डिस्क्रिमिनेशन तब तक कोई नहीं था। और ये माना जाता है कि पुरु भारत डायनेस्टी को आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई किया इन्होंने आर्यंस के साथ। अब वैदिक आर्यंस वर नॉट द अल्टीमेट इंसेस्टर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड पीपल्स फाउंड इन संस्कृत टेक्स्ट, दे हैव अ डेफिनेट हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। द वैदिक आर्यंस वर द पुरुष ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट। वैदिक आर्यंस की अगर आप बात करते हैं तो वो एक जो लोगों की बात है कि आर्या रेस, तो आर्या रेस एक जनरल या जेनरिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर उसको ट्राइब को, एक पर्टिकुलर डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे जो कि थी पुरु डायनेस्टी, ठीक है। दे वर द पुरुष ऑफ द टेक्स्ट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि पुरुष कौन थे। ये कॉन्फेडरेशन ट्राइब थी जो कि सरस्वती नदी के किनारे आके बसी थी पंजाब में, और इसकी बात हम कर सकते हैं ये अगेन कहाँ आके बसे थे आर्यंस। हमने बात की थी कि ये बहुत सारा इसके ऊपर वो है कि सेंट्रल एशिया में आके बसे थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये एक थ्योरी कहती है, और नॉर्थर्न फ्रंटियर में जाके बसे थे, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। भारत के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। भारत जो कि ऑफिशियल नेम जहाँ से हमारे राष्ट्र को मिला, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को भारत का नाम जो है वो इन्हीं की वजह से मिला। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि पुरु डायनेस्टी जो है उसके किंग भारत एंड किंग सुदास वाज द डिसेंडेंट ऑफ द एम्परर भारत, और दिस पुरु भारत डायनेस्टी प्रोवाइडेड द कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप। और ये इतना 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 अच्छी लीडरशिप थी इनकी, इतना अच्छा किंगडम था कि आप कह सकते हैं कि उसने कंटिन्यूटी दिखाई है अपनी लीडरशिप में, मतलब वहां पे कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आया है, कोई भी ब्रेकर नहीं आया है, कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप रही है फॉर सेंचुरीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज तक रही है, 1000 ऑफ ईयर्स तक रही है, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो कि ऋग्वेदा में आया है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला किंगशिप पीरियड जो है वो भी पुरु डायनेस्टी के नाम पर आता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि भारत रूलर जो थे वो बाद में मर्ज हो गए थे पुरुष ट्राइब्स के साथ, तो फिर कुरु डायनेस्टी की स्थापना हुई, है ना। ये जो वॉर जीतने के बाद सारे जितने छोटे छोटे राज थे वो साथ में आए, कुरु डायनेस्टी की स्थापना हुई, और किंग सुदास के जो लेटर डिसेंडेंट थे उन्होंने महाभारत का वॉर लड़ा, जो कि मैंने आपको बताया था कि 15वीं पीढ़ी मानी जाती है वो कुरु डायनेस्टी की, जो कि वॉर जो है महाभारत की उन्होंने लड़ी, पांडव और कौरव की। और ये तो आपको एपिक बैटल ऑफ महाभारत के बारे में तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि दुनिया का सबसे लंबा एपिक माना जाता है और बहुत बड़ी बैटल मानी जाती है। 18 उसमें पर्व थे, उसमें आपने कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो है वो आपके गीता में, आपने गीता के सार के तौर पे आपने पढ़ा होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, महाभारत इज़ वन थिंग जो कि आई डोंट थिंक एनीबडी नीड्स एन इंट्रोडक्शन टू दैट, तो वो इसी डायनेस्टी की बात हो रही है आगे जाके। अगर आप हिस्टोरियंस की बात करते हैं किंग पोरस की, जिन्होंने अलेक्जेंडर के साथ हाइट स्पेस की रिवर पे जो लड़ाई लड़ी थी, जो बैटल ऑफ हाइट स्पेस कहा जाता है, वो डिसेंडेंट माने जाते हैं पुरु और पांडव के और महाभारत के, मतलब पोरस जो हैं वो भी इनके डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं निकल के, इसमें भारत का नाम आता है निकल के, इसमें देवदास का नाम आता है निकल के, इसमें आपने धन्वंतरी का नाम आता है निकल के, इसमें आपने ये पता चला आपको कि रामायण में जो दशरथ थे उनके साले साहब थे, तो वो डायनेस्टी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध जो है वो आके इन्होंने लड़ा, तो आगे आपको मालूम है 15वीं पीढ़ी थी इनकी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेजेंडरी डायनेस्टी, और आप कह सकते हैं एक सबसे लंबा चलने वाला किंगशिप पीरियड की भी बात कर सकते हैं अगर अपन इतिहास में बात करते हैं तो। अगर सबसे लंबा नहीं भी तो one of the longest kingship period. The battle is also important as it spread the Vedic beliefs to the part of the world for the simple reason that the kings and their subjects were forced to pay tribute and had to migrate outwards toward the present lands now called as Iran, Iraq, Egypt, etc. and migration out of India could be traced here. अब ये बात हमने बोक्सोई जो वो है बोक्सोई में आपने अगर पढ़ा होगा, जो इंस्क्रिप्शन मिले थे बोगासकोई के, उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि वहाँ तक भी जो है इनका एरिया था,
ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अभी हमने बात की कि वो ईरान और ईरान से आगे जो एरिया थे वहाँ जाके बस गए थे, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि माइग्रेशन को भी इसने लीड किया था। और इस वॉर की वजह से बहुत लोग जो है वो इंडिया का जो फ्रंटियर था उसको छोड़ के बाहर चले गए, और इजिप्ट में और बाकी सारी जगहों पे काफ़ी दूर दूर तक जाके उनकी बसाहट हुई, और वहाँ पे आर्यन आप कह सकते हैं कि सभ्यता जो है वो पहुँची, वहाँ पे जाके विस्तार हुआ उसका, और उसकी जो ट्रेसेस हैं वो आज भी हम हिस्टोरिकल बुक्स में और हिस्टोरियंस के स्कॉलर्स के जो काम है उसमें हम ट्रेस कर सकते हैं। और विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द दसराजन युद्ध। बहुत लंबा बैटल थी, बहुत हमने, मुझे लगता है कि मैंने जितनी आपको बताई, अगर वो कमेंट्री के थ्रू भी अगर आपने समझ ली होगी तो आपने सारे जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो समझ लिए होंगे, राइट। अब हम इसको जब मॉक टेस्ट में करेंगे तो आपको मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉक टेस्ट लाइक MCQs जो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन है जो मैंने पढ़ाया, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड, CUET सब आपको मिलेंगे। यहाँ पे CUET आप ओपन करेंगे तो CUET में आप देखेंगे जनरल नॉलेज में आप जाएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको अरेंज मिलेंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप उसको ऑन करिए, आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना चाहते, यू कैन ऑलवेज गो फॉर नेक्स्ट वीडियो। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप सारा कुछ पढ़ लीजिए एक बार, पूरा वैदिक पीरियड एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब MCQ जब स्टार्ट होंगे तो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, सेम जैसे कि हमारे चैनल पर होता है वैसे यूट्यूब पर होता है, आपको सब कुछ जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा। कोई अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे पुराने वीडियोस के भी, और उसके अलावा आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। वीडियोस के अगर आप देखते हैं तो आपको जो अपडेट्स हैं वो आपको FB पे मिल जाएंगे, हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, और आपको पूरा सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में मिलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर से मुझे बता देना, वील रिवाइज इट अगेन, राइट। सो on this note, I will sign off. I hope that you people had a good time and study well and do very well for your examination. Thank you so much.